हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है भारत में नातेदारी का अध्ययन, वंशक्रम और विवाह संबंधित दृष्टिकोण। चैप्टर तो काफ़ी आसान है, पर कुछ कुछ जगहों पे जो है दिक्कतें आती है और कन्फ्यूजन पैदा होती है इसको पढ़ने के बाद। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने एक काम किया है। अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि ऐसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ऐसे, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा पढ़ा के देखा नहीं कभी। तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे और कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। ठीक है, ये सब बहुत सारे पेज है इसके अंदर पढ़ने के लिए, और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन सी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है देखने के लिए। वैसे चाहे तो हम यहाँ से भी पढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको तब भी आ जाएगा। पर बस एक फीडबैक के लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ये तरीका सही है, ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके से भी जो हम पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप मेनली जो बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, वो दो जगह की बात करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे चार जगह दी हुई है, चार क्षेत्र दिए हुए हैं। जैसे भारत है, तो भारत बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे कि उत्तरी भारत है, एक एक दक्षिणी भारत है, एक पूर्वी भारत है, एक मध्य में जो भारत है उसको। तो यहाँ पे चार कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन हम स्पेशली दो जो है जगहों की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको दिखने को मिलेगा अभी, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अभी भी दिक्कत है तो एक मिनट। काफ़ी टाइम लगता है ना, ऐसी दिक्कत होती है। फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, तो कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। सबसे पहले ये उत्तरी भारत है। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे ना डायरेक्ट दक्षिण भारत का दिया हुआ है, जो कि हमें पढ़ना था। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, दक्षिण भारत में जो नातेदारी है उसके बारे में चैप्टर सेम है, टॉपिक सेम है, हमें इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, नातेदारी के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें जो रिलेशनशिप्स होती है, जो शादी ब्याह होते हैं, ठीक है, और रिश्तेदारी होती है, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अपने भाई बहनों के लिए या अपने पूर्वजों के लिए, वो कौन से शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो कुछ वहाँ पे मिस होगा मेरे नोट्स में, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने ये बना रखा है, आप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और ये आप कॉपी कर सकते हैं अगर राइटिंग आपको समझ में आ जाती है तो। राइटिंग ऐसी ही है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब राइटिंग का कैसे सुधार सकते हैं, मैं जल्दी में लिखा वैसे भी है, क्योंकि अभी मेरे को चैप्टर आपको पढ़ाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है बना के नोट इसको ऐसे किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी भारत के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि फिर हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर मैं बाद में बात करूँगा इस क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि जो भारत है अपना, ठीक है, इंडिया जो है अपना, तो लगभग इस तरीके से है ना भारत। तो माइंड मत करना जो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिलता है। ये ऊपर का जो इलाका है कभी किसी से बनता है नहीं ठीक से। तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये वाला इलाका है ये कवर करेंगे। यहाँ का हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन क्षेत्र है, इनके बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत में आपको देखने को मिलता है जैसे कि हिंदी है। यहाँ पे नॉर्मल जो लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी बोलते हैं। और बिहार है तो बिहारी बोलेंगे वहाँ पे, यानी कि यूपी और बिहार दोनों यहाँ पे क्षेत्र आएंगे। सिंधी बोलने वाले लोग होते हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग होते हैं पंजाब के अंदर। आसम जो है, आसम जो आता है वो भी इसी के अंदर आएगा। आसमी बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले भी इसी के अंदर आएंगे। तो ये उत्तरी भारत के अंदर आपको इतना क्षेत्र मिलेगा पढ़ने के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे हम इन लोगों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो हिंदी, पंजाबी, बिहारी ये सब भाषा बोलते हैं। ठीक है, इनमें कैसे रीति रिवाज होते हैं, कैसे रिश्ते रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। आपको पता है, जैसे कि मैं बात बता रहा हूँ आपको बार बार, की चीज़ें बदल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्षेत्र अलग अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, उनका इतिहास अलग है। तो इसीलिए उनकी भाषा अलग हो सकती है और इतिहास और संस्कृति। तो उस हिसाब से जो हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक मोटा मोटा लिया है कि इतने लोग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यानी कि ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बिहारी बोलते हैं, ठीक है, सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उसके आधार पे। ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं, रस्म होते हैं, शादी ब्याह कैसे होते हैं, गोत्र के अंदर होते हैं, गोत्र के बाहर होते हैं, वो सब। ठीक है, कैसी भाषा बोलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र में जो है, अगर आपको कुछ समझना है इस क्षेत्र को, तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। लगभग मैंने चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपकी बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नातेदारी के समूह।
इसमें क्या होता है, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहला जो उत्तरी भारत में होता है वो समूह बनते हैं पापा के वंश के आधार पे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पापा के वंश के लोग होते हैं, हमारे हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जैसे कि हमारे जो बड़े पापा होते हैं या जो चाचा होते हैं, वो जो है पितृवंश के आधार पर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं। उसके अलावा एक कुल होता है जिसमें कि आप कुल से बाहर शादी करते हो, ये आपको पता है, ठीक है। फिर उससे हमारे जो रिश्ते बनते हैं वो अलग होते हैं, है ना। उत्तरी भारत में ये आपको देखने को मिलता है। जो उत्तरी भारत से है वो मुझे बता देना कि बिहार बिहार जो क्षेत्र है उस जगह से जो लोग हैं जो कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको फॉलो करते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा भी उत्तरी भारत के आसपास ही आएगा, क्योंकि हिंदी बोलते हैं दिल्ली में मोस्टली लोग, या फिर इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, ठीक है। कुल से बाहर शादी करते हैं, ठीक है। अपनी जो गोत्र होता है बेसिकली उससे बाहर शादी करते हैं। जाति और उपजाति और जाति के अंदर शादी करते हैं, अंतर्जातीय विवाह बोलते हैं इसको, ठीक है। उपजाति मतलब अपनी जाति से जो श्रेष्ठ होता है, बेसिकली श्रेष्ठ मतलब यानी कि जो जिसकी हैसियत अच्छी होती है ना। कभी भी आप लड़की की शादी करते हो तो यही देखते हो कि घर बार कैसा है लड़की का, लड़के का जो है वो कमाता है नहीं कमाता वगैरह, जो पैसा है कितना है, ठीक ठाक है, कमाता है कि नहीं कमाता। वो तो अपने से ऊपर जो है हम रिश्ता ढूंढते हैं कभी भी अपनी बहन के लिए, तो ये सब देखते हैं। उसके अलावा कल्पित जो नातेदारी होती है, इसको हम बेसिकली वो होते हैं जो रिश्ते हमारे खून के नहीं होते हैं, ठीक है। खून या फिर जो विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं वो कल्पित नातेदारी के अंदर नहीं आते हैं, बेसिकली इसके अंदर आते हैं हमारे फ्रेंड वगैरह, ठीक है। जो हमारे दोस्त होते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इतना आप समझ गए कि ये जो रिश्तेदारी होती है वो कैसी होती है इसके अंदर, ठीक है। दोस्त वगैरह जो होते हैं वो कल्पित जो है रिश्तेदारी के अंदर आते हैं। उसके बाद शब्दावली कुछ हम बात करते हैं यहाँ पे, शब्दावली कैसे यूज़ करते हैं। देखो, शब्दावली अगर हम बात करें यानी कि वोकेबुलरी, जैसे कि भाई बहन होता है ना, चचेरा भाई, तो ये क्या है, आपको इससे पता चलता है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन मतलब यानी कि चाचा के बच्चे, ठीक है, चाचा के बच्चे। तो यहाँ से एक स्पष्टीकरण मिलता है आपको। अगर आप इसी की जगह पे हम इंग्लिश शब्द यूज़ करें कज़न, है ना, आप कज़न ही तो बोलोगे। अपने जो चचेरे भाई है, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे जो भी भाई बहन होते हैं उनको आप कज़न बोलते हो। फिर यहाँ पे क्या दिक्कतें आती है कि आपको एक स्पष्टीकरण नहीं होता कि कौन क्या है, राइट। कज़न यानी कि हम सबके लिए कज़न यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे ममेरे, मौसेरे, चचेरे जो भी भाई बहन है उनके लिए हम कज़न यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती है कि कौन से भाई है यार ये, ठीक है, कौन से भाई है, कौन सी बहन है। तो इसलिए हिंदी जो है ना, जो उत्तरी भारत में जो ट्रेडिशन है वो यही है, चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, ममेरी है। तो इस तरीके से इससे पता चलता है कि चाचा के बच्चे, ठीक है, या मामा के बच्चे, या मौसी के बच्चे, या फूफा के बच्चे, ठीक है। तो ये एक आपको 3 जो है स्टेज बताता है यहाँ पे। वहाँ पे आपको बुक में मिल जाएगा 3 चरण वाला, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे नापतारी की शब्दावली, इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि ये चरण आपको मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे क्या बता रहा है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अपनी इसमें ले जाके PDF में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे थे हम शब्दावली के अंदर। तो बेसिकली जैसे कि हम बात करते हैं चचेरे भाई के बारे में, ठीक है, ये अब कॉमन है, ये हमें पता होता है। चचेरे मतलब हमारा जो फादर है, ठीक है, फादर यानी कि ये पहला चरण हो गया, ठीक है। फादर के कौन, ब्रदर, कौन से ब्रदर, छोटे वाले ब्रदर, ठीक है, ब्रदर और उनके सन या चिल्ड्रंस या बच्चे जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3 चरण, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे हमें ना 3 स्टेज पता चलता है किसी भी चीज़ की। हिंदी में अगर हम बात करते हैं, उत्तरी भारत में जो कल्चर है, जो हम वोकेबलरीज यूज़ करते हैं हिंदी में, वो काफ़ी परफेक्ट आपको देखने को मिलती है ना। वहाँ पे हमें एकदम सटीक अंदाज़ा पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि चचेरे भाई मतलब उसके फादर के भाई के बच्चे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है जी। और इसमें आपको ये भावनात्मक जो व्यवहार होता है ये भी आपको पता चलता है कि आपको किससे कैसा व्यवहार करना है। जैसे कि हमारे घर में हम बात करते हैं देवर भाभी के जो संबंध होते हैं, वो बेसिकली ये हंसी मजाक वाले संबंध होते हैं, यानी कि जो देवर है अपनी भाभी के साथ हंसी मजाक कर सकता है, भाभी भी कर सकती है। और वहीं पे अगर हम बात करें, एक ऐसे भी संबंध होते हैं जैसे कि बहू और अपने ससुर के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में संबंध कैसे होते हैं, वो बहुत ही कम बात करते हैं या तो ना ही करते हैं। कम बात जो करते हैं वो बहुत ही सीमित करते हैं, कि भाई जो उनके ससुर है वो बोलते हैं बहू चाय बना दो, वो चाय बना देंगी, ठीक है। और अगर बहू को कोई काम होता है तो वो बोल देती हैं कि भाई पापा जी आज वो ले आना, वो वाले सब्जी ले आना, या वो भी जो भी है, ठीक है, जैसे भी बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये तरीका हो सकता है, राइट। उसके अलावा विवाह के कुछ नियम होते हैं यहाँ पे, ठीक है।
नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। साउथ इंडिया में नहीं गए हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की ही बात करते हुए दक्षिण भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं। साउथ इंडिया की बात इसके बाद करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो विवाह के नियम कैसे होते हैं यहाँ पे बेसिकली कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं विवाह के लिए, सबसे पहले जानना ही ज़रूरी है कि भाई विवाह किससे नहीं कर सकते, ठीक है। विवाह जिससे हम नहीं कर सकते वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे विवाह नहीं करना मतलब गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकते आप, इस वाले नियम को फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। गोत्र के अंदर हम कभी शादी करते हैं नॉर्मली, आप देखो कभी नहीं करते। अगर आप साउथ से हो, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिक हो सकता है कि हम गोत्र के अंदर भी शादी कर देते हैं, यानी कि जो अपने परिवार होते हैं उसी के अंदर शादी करते हैं। वो भी ऊंची जाति जो होती है उसमें ऐसा होता है, निम्न जाति के अंदर नहीं होता है। और ये वाला जो सिस्टम होता है गोत्र के अंदर विवाह, यानी कि जिससे शादी हम नहीं कर सकते, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी, परिधि के बारे में विवाह किया जा सकता है यानी कि परिधि के बाहर ही विवाह करते हैं हम, परिधि के अंदर नहीं करते। परिधि मतलब हमारी परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, उनके अंदर शादी नहीं करते हैं। नए रिश्ते बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नए नए रिश्ते बनते हैं, नए नए रिश्ते आते हैं कि भाई फलानी जगह से आया है, वो उनको हम नहीं जानते हैं पहले से, राइट। लेकिन हमारी कास्ट के जरूर होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट से बाहर होते हैं, कास्ट के होते हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमारे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके गोत्र हमसे अलग होते हैं, ठीक है। गोत्र अलग होने का मतलब कि वो हमारी फैमिली में से नहीं है, ना ही तो हमारा उनसे खून मिलता है किसी भी तरीके से। अगर ऐसा होता है तो क्या पता हमारी शादी हमारी बहन से हो रही हो या हमारी किसी बुआ से हो रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मामा की लड़की से हो रही हो, कोई बहुत दूर के रिश्तेदार हैं उनसे हो रही हो, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जिससे हमें शादी नहीं करनी है वो रूल फॉलो करते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, गोत्र से बाहर विवाह करना, ठीक है। और गोत्र किस किस का देखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे कि 4 गोत्र का नियम होता है यहाँ पे, ठीक है। 4 गोत्र में आपके जो फादर होते हैं उनका गोत्र क्या है वो देखते हैं, आपकी जो माता है उनकी गोत्र क्या देखते हैं, दादी का गोत्र देखते हैं और नानी का गोत्र देखते हैं, ठीक है। तो 4 लोग जो होते हैं इनका गोत्र यहाँ पे देखते हैं, उसके अलावा हम शादी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये गोत्र नहीं मिलते हैं किसी भी रिश्तेदारी में, तो यहाँ पे हम शादी कर देते हैं, ठीक है। अगर गोत्र मिल गया किसी से भी तो शादी नहीं करते हैं। कहीं कहीं पे फैमिली में क्या होता है, जो नानी का गोत्र होता है वो नहीं देखते हैं अब, ठीक है। मोस्टली फैमिली में मैंने देखा है कि जो नानी का गोत्र होता है वो नहीं देखते हैं अब। और उसके बाद आता है लेन देन का जो संबंध होता है, यानी कि उपहार। जो देखो कभी जैसे शादी हो जाती है लड़के की लड़के की, तो क्या होता है कि जो लड़की वाले हैं वो उपहार देते हैं ना, उपहार के तौर पे कभी दहेज भी आपको देखने को मिलता है, वो भी एक उपहार ही तो होता है, उसको उपहार बोल के लेते हैं लड़के वाले। और उसके अलावा शादी होने के बाद भी जो है ये सब चलता रहता है, लेन का जो तरीका होता है वो चलता है। कभी पैसे के रूप में दे दिया गिफ्ट, ठीक है, और कभी जैसे कोई त्यौहार आता है तब मिलता है, या ज़्यादातर क्या होता है लड़की वाले ही देते हैं, लड़की जो होती है उसके घर वाले ही जो है देते हैं, वहाँ पे लड़की वाले ही उपहार देते हैं। और शुभ जो अवसर होते हैं उन्हीं पे जो है आपको देखने को मिलता है, जैसे कि होली, दिवाली, जो भी त्यौहार होते हैं उन पे, है ना। और ज़्यादातर जो है मामा होते हैं या नानी भेजती है अपने घर से बांध के, जो भी डल्ला वगैरह होता है हमारे यहाँ पे वही आता है। तो ये जो रस्म होती है चलती है, आप इसमें ये आपको इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब मैं हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, ठीक है, साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया का आप बहुत मूवी में देखते हो कि कैसे रीति रिवाज है वहाँ पे। फैमिलीज में भी शादी होती है, फैमिली के अंदर शादी होती है, यानी कि बुआ की लड़की के साथ शादी कर ली, या फिर जो मामा हैं उनकी लड़की के साथ शादी कर ली, ऐसे शादी होती है वहाँ पे भी। वहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं होती, साउथ इंडिया में वहाँ पे देखने को मिलती है। ज़्यादातर उच्च जो धर्म होते हैं, जाति होती है, उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम मोस्टली जो बात करेंगे, जो राज्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु, केरल, ठीक है। इन राज्यों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली द्रविड़ भाषा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये भाषा है द्रविड़, बेसिकली ये यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी इसके अंदर, ठीक है, कि भाई नातेदारी समूह होते हैं पापा के आधार पे, उस आधार पे।
वैसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे। जैसे कि समूह पहला होता है नातेदारी समूह। कैसे बनते हैं यहाँ पे समूह, जो ग्रुप्स होते हैं कैसे बनते हैं, वो पापा के आधार पे बनते हैं, ठीक है, पापा के रिश्तेदार होते हैं या फिर शादी के बाद बनते हैं। यहाँ पे भी सेम लगभग वही चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा था। यहाँ पे आपको कुल भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको उपजाति भी देखने को मिलती है, कल्पित भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अंतर आपको मिलेगा, ठीक है, सिर्फ दो ही होते हैं। यहाँ पे रिश्तेदारी यहाँ पे या तो पापा के आधार पे बनती है या तो विवाह के बाद बनती है, ठीक है, दो तरीके से बनती है। यहाँ पे उपजाति वगैरह कुछ नहीं मानते, जाति उपजाति नहीं होती है। शब्दावली देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द आपको इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। एक होता है समानांतर, ठीक है, और एक होता है पार संबंधी, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो समानांतर मतलब यानी कि जो हमारे सगे संबंधी, ठीक है, समान लिंग यानी कि जिनका जेंडर जेंडर नहीं, जिनका जो खून है हमारे से मिलता है, उनको हम समानांतर कहते हैं। इनसे हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे शादी विवाह नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी ही जाति के होते हैं। पार संबंधी यानी कि जो बेसिकली है तो हमारे भाई बहन, लेकिन इनसे हम शादी कर सकते हैं, इसको हम पार संबंधी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको लिख रखा है। इनसे हम विवाह कर सकते हैं। तो साउथ इंडिया में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बुआ की लड़की है, मामा की लड़की है, इनसे शादी कर सकते हैं क्योंकि ये भाई बहन तो है हमारे लेकिन सगे नहीं हैं, राइट। सगे मतलब उस पिता के जो बच्चे हैं वो सगे होंगे, उनको हम समानांतर कहेंगे, यानी कि एक ही पिता के बच्चे हैं। अगर उस पिता की जो सिस्टर है, उसकी जो बेटी है, उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बुआ की लड़की से शादी कर सकते हो आप, तो वो लड़की या लड़के से शादी कर सकते हो, वो उसको हम पार संबंधी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल था समझना, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विवाह के नियम कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो साउथ इंडिया में विवाह के सकारात्मक नियम होते हैं बेसिकली, ठीक है, पॉजिटिव नियम होते हैं। यहाँ विवाह के किससे किया जा सकता है ये फॉलो करते हैं, ठीक है। विवाह किससे कर सकते हैं, तो यहाँ पे तय होता है कि इससे विवाह कर सकते हैं, किससे, कि जो हमारे समूह के अंदर हो सकता है, यानी कि बुआ की लड़की शादी कर सकते हैं, है ना, चाचा की लड़की शादी कर सकते हैं और मौसी की लड़की शादी कर सकते हैं। ये वाले जो नियम होते हैं चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मामा हैं, ठीक है, मामा यानी कि आपकी जो मम्मी है उनकी बहन है आपकी मामा की, यानी कि आपकी मम्मी आपके घर आई है। अब क्या होगा, आपकी जो बहन है, ठीक है, उसको मामा के घर पे जो है ब्याह देंगे लड़के से। तो ये वाला सिस्टम भी वहाँ पे चलता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल पे मत लेना, समझाने के लिए करना पड़ता है यार, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी। ये समझना, रिश्ते वगैरह जो होते हैं काफ़ी टाइम लगता है इनको समझने में। कुछ जातियों में भाई बहन के बच्चों की शादी की जाती है, मैंने आपको बता दिया, है ना। और मामा के जो बेटे से विवाह किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लड़की का लेन देन चलता रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ए समूह एक है, दूसरा समूह है बी, ठीक है। तो जो शादी का जो संबंध है वो इन्हीं में चलता रहता है, इन्हीं के बीच में चलता रहता है। यानी कि ये समूह जो है ये आपका है, ठीक है, ये सेल्फ है, ये आप है, यानी कि आपकी फैमिली और आप भाई बहन जो हो जितने भी हो, और आपके मम्मी और पापा ये। और दूसरे में कौन होता है, आपकी बुआ हो गई, है ना, और आपके मामा हो गए, इनसे शादी जो है आप कर सकते हो। इनमें लेन देन चलता रहता है। यहाँ से आपने लड़की जो है इनको दी, ठीक है, अपनी लड़की, और फिर यहाँ से इनकी लड़की आपने ले ली। ये वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे साउथ इंडिया में। आपने मूवी में देखा होगा यार, बहुत सारी मूवीज़ आती है साउथ इंडिया की। और उपहार ये भी एक देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक बच रहा है इसके अंदर, फिर ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। देखो कितनी जल्दी ख़त्म हो गया ऐसे पढ़ाने पे। आप मुझे बताना कमेंट करके, अगर आपको ये अच्छा लगे ऐसा तरीका पढ़ाने का तो कोशिश करेंगे इसको और कंटिन्यू करने की। उपहारों का जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि हमने पिछला देखा था, यहाँ पे जो गिफ्ट का तरीका होता है नॉर्थ इंडिया में, ये जो है ये कैसा होता है ना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसा होता है ना, लड़की वाले देते हैं। यहाँ पे कैसा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो उपहार है वो दोनों में आदान प्रदान होता है, ठीक है। लड़की और लड़के दोनों वाले जो होते हैं वो उपहार लेन देने का काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लड़की है तो वो उपहार ही देंगे, लड़की वाले जो हैं लड़के वाले को उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे, नहीं। लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, सेंड करते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कभी वो दे रहा है कभी वो दे रहा है, तो यहाँ पे ये चलता है। क्योंकि क्या है यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना पहले से ही एक दूसरे की बहन एक दूसरे के घर में होती है, ठीक है। बहन या माँ जो है एक दूसरे के घर में होती है। मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल देके यहाँ पे ए और बी वाला,
कि देखो यहाँ पे आपकी मम्मी है, ठीक है, यहाँ पे मम्मी भी हो जाएगी आपकी, और ये आपके मम्मी के भाई है, ठीक है। और तो क्या है, ये भाई बहन का सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मम्मी है, इसने अपनी जो लड़की है उनको ब्याह दिया उनके बच्चे को। तो ये क्या है, आपकी मम्मी यहाँ है, उनकी इस जो बेटी है वो वहाँ है, तो यहाँ पे जिसलिए लेन देन यहाँ पे चलता रहता है इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ में आया हो, आपको कुछ भी जानकारी मिली हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।